हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने मैथ्स के फाउंडेशन बैच से स्टार्ट किया था। मतलब बेसिक से लेकर मैंने बताया था आपको कि बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ्स जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक मतलब अच्छे लेवल तक का। ठीक है, तो उसी में मैंने आपको दो टॉपिक करवाए थे। जो शुरुआत में जो अपना नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम आपको पता है कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम जो टॉपिक होता है ये एडवांस मैथ्स में ही आता है। और एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था, कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ। एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद मैं इंडियन आर्मी का जो बैच था वो जो पूरा स्पेशल जो था वो पढ़ाने लग गया था। मतलब इंडियन आर्मी वालों का एग्ज़ाम था अभी, मतलब उनका एग्ज़ाम है अभी 1 महीने के बाद, इसलिए मैंने इंडियन आर्मी पर फोकस किया था और उनका अर्थमेटिक पूरा मतलब जो है वो पूरा करवाया। ठीक है, तो अब जो है इंडियन आर्मी वालों को मीन्स एडवांस पढ़ना है तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। एक एक दो दो लेक्चर देखेंगे। जैसे किसी भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्राइंगल में पढ़ा रहा हूँ, लाइन एंड एंगल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक एक लेक्चर देखेंगे तो उनके वहीं उसी लेक्चर से क्या आना है, एग्जाम में क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आप यहाँ से एडवांस कवर कर ले। और एक्चुअल में जो ये बैच होगा, जो मैं एडवांस मैथ से जो फाउंडेशन बैच लेके चल रहा हूँ, ये किन किन स्टूडेंट के लिए होगा, मतलब किस किस एग्जाम्स के लिए ये यूज़फुल होगा। तो आप लिख ले अच्छे से कि आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पर स्टेट लेवल का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर एडवांस मैथ्स पूछा जाता है। एडवांस मैथ्स आपसे पूछा जाता है मीन्स आपको अकेले जो ज्योमेट्री जो टॉपिक है यहाँ से ही 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उस जगह वहाँ मतलब किसी भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर की आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ही आता है, एमपी पुलिस वगैरह। तो एमपी पुलिस वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी के कितने जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एमपी पटवारी वगैरह, इनके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पटवार का जो एग्ज़ाम होता है, तो आप अच्छे से ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप समझ गए तो बिल्कुल इजी लगेगा। बट अगर आपने समझ के नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ से कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ना है। ठीक है, बट मैं जो है मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का, बिल्कुल आपको बेसिक से मतलब लाइन एंड एंगल से लेकर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये टॉपिक कम है, इसमें अभी भी 3 से 4 टॉपिक और इसमें ऐड करने हैं। इतने टॉपिक जब आप पढ़ लोगे एक साथ, सारे कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में मीन्स क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके मिल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने के 3 से 4 तरीके आपके पास कब होंगे? जब आप सारे टॉपिक पढ़ोगे। जैसे आपने सिमिलरिटी पढ़ लिया, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया है, बट अगर आपने एमपीजी नहीं पढ़ा है, मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ के क्वेश्चन जो इस एमपीजी से होते हैं वो आप कर ही नहीं पाओगे। और एमपीजी से कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिमिलरिटी, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो ये एमपीजी क्या कर देता है, ईजी कर देता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सारे जो तरीके हैं किसी क्वेश्चन को करने के वो आपको समझने पड़ेंगे। और वो अगर आप बेसिक से लेकर चलोगे, एक सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ोगे, आपको पता है कि ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकाल रहे हो, किसी ट्राइंगल का आप एरिया निकाल रहे हो, तो किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? तो आपको पता है, एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, जो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जो होता है। फिर आपको एक साइन रूल जो मैंने बताया था, साइन रूल जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैं पढ़ाऊंगा भी सही आपको, बट साइन रूल से भी आप जो है किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर आप जो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई जो आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, ये तो आपको बेसिक जो है पता भी होगा कि आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इस ट्राइंगल के एरिया निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, और भी जो फॉर्मूले हैं किस तरीके से हो सकता है आपको और भी जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाएगी। बट अगर आप पूरे सीक्वेंस में अगर ये तीनों अगर आपको पता है तो किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया आसानी से निकाल लोगे। मीन्स आपको एक कलेक्शन लेके चलना है कि हाँ, एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके अपने पास है, तो उसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज का जो है पूरा इंट्रो है कि मैं आपको बता दूं कि आप ज्योमेट्री अगर पढ़ोगे एडवांस मैथ्स में, आपका फाउंडेशन में पूरा आप एडवांस पूरा करूँगा, उसके बाद मैं अर्थमेटिक पे आऊँगा। क्योंकि बहुत सारों को जो है प्रॉब्लम जो होती है वो अर्थमेटिक में कम है और एडवांस में ज़्यादा है। ठीक है, एडवांस उनका बहुत का बन नहीं पाता है। तो एडवांस में मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद जो है
आपको एडवांस जल्द से मैं मतलब कल से जो है एडवांस पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहे, अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार रहे। आपको अगर हर एक टॉपिक अगर क्लियर करना है तो आप तैयार रहें और अच्छे से आप पेज को मतलब चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। हम एक्चुअली में सारी थ्योरी इसकी एडवांस की सारी थ्योरी और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उनको शेयर करें। क्योंकि कोई भी बंदा अगर एसएससी का एग्ज़ाम एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की अगर तैयारी कर रहा है तो एसएससी में आपको पता है, एसएससी की अगर तैयारी कर रहा है तो एसएससी में जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया या आप सीजीएल ले लो, तो वहाँ पर एडवांस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एडवांस से क्वेश्चन और ज्योमेट्री की अगर बात करूँ, एडवांस में ओनली इस टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओनली एक ही टॉपिक जो आपको 3 से 4 नंबर दिला के जाएगा। इवन एमपी पुलिस में यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारी चीज़ें इतने ये जो टॉपिक हैं ये एक कलेक्शन आपको अपने पास रखना पड़ेगा पढ़कर समझकर, ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीक्वेंस में चलेगा कि सबसे पहले अपन जो है वो क्या पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको पढ़ना है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल जो एक बेसिक टॉपिक है जो पढ़ाकर अगर आप आगे निकलोगे पढ़कर तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। और एमपी पुलिस में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हैं आपने लगाए हैं तो आपको ये पता होगा। फिर आपको पढ़ना है एमपी मतलब ये जो है लाइन एंड एंगल, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर ट्रायंगल पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टुवर्ट थ्योरम। आपने अगर नहीं सुना है नाम तो अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आप अच्छे से इसको लिखें, इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ूंगा मतलब जब भी मैं पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। फिर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। फिर ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिख रखा सिंपल। फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मीन्स आपको समरूपता पढ़नी है, ट्रायंगल की समरूपता क्या होती है ये मैं आपको जब पढ़ूंगा तब समझाऊंगा। फिर थेल्स प्रमेय, फिर आपको पढ़ना है मिड पॉइंट थ्योरम, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर। मतलब इस सीक्वेंस में मैं जो है आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फिर आपका आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन मीन्स कॉन्ग्रुएंसी, आपकी एक सर्वांग क्षमता होती है। सर्वांग क्षमता जो क्या होती है जब पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा सर्वांग क्षमता। उसके बाद आपका एमपीजी, उसके बाद आपका सेंटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के सेंटर आपको जो अगर कोई नॉर्मल अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपसे 1 से 2 दिन में आप ट्राइंगल के सेंटर पर आ जाते हो, ठीक है। बल्कि आपको उससे पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है ताकि आपका एक बेस बन जाए और आप सेंटर पर जब आओ तब तक आप आधा पोर्शन ज्योमेट्री का ख़त्म कर दो और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से कि हाँ अब अपन क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इस पर कर लेंगे, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करूं तो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज आपको समझनी है कि कौन सा सेंटर कब बनता है। एंगल बाइसेक्टर होगा तो कौन सा सेंटर बनेगा, मीडियन होगा तो कौन सा सेंटर बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो कौन सा सेंटर बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल में पढ़ाऊंगा। फिर आपका चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जो होता है चतुर्भुज, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। और फिर जो है सर्कल वो पढ़ना है आपको, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल है मतलब 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है चतुर्भुज कहते हैं वो। फिर आपका सर्कल, ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर अपन आएंगे मेंसुरेशन पे, ठीक है। मेंसुरेशन जो है वो मैं आपको फिर स्टार्ट करूँगा। तो आपको ये सारी थ्योरी भी पढ़नी है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मैंने इसीलिए लिख रखा है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आपके यहाँ पर मैं आपसे 300 प्लस क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूँ एक अकेले इस ज्योमेट्री वाले टॉपिक से। कितने 300 प्लस क्वेश्चन, ताकि आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़े, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए इतनी कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे बिना आप अगर यहाँ से मेरे से पढ़े बिना अगर कहीं से अदर से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने के काबिल बन जाए, ठीक है। तो यही है मेरा पढ़ाने का तरीका, यही होगा कि मैं सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए प्रैक्टिस करवाते हुए आपको लेके चलूँगा, ठीक है। तो आपको ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री, इसमें 15 से 20 दिन आपको लगने हैं अच्छे से। अगर अपन इसको कवर करते हैं, मैं अगर अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करूँगा आपको तो 15 से 20 दिन लगेंगे। और आपको पता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं और कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, तो इस पर टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज जो है इसका पूरा मैं बेसिक जो चीज़ें हैं, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बेसिक। और फिर जो है लाइन एंड एंगल पर अगले नेक्स्ट वीडियो से अपन आएंगे, ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखें और इसको समझने का ट्राई करें।
तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि बिंदु क्या होता है। आपने पढ़ा है बिंदु होता है, आपने देखा भी होगा कि बिंदु आपको समझ में आता होगा जहाँ तक मेरे को पता है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है बिंदु का वो आप समझे कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, जैसे आपको पता है ये क्या है, एक सर्कल है। अगर मैंने ये एक सर्कल लिया, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और उसकी रेडियस क्या कर दूं मैं, 0 कर दूं। जैसे इसकी रेडियस 0 करने का मतलब कि एक इसको ऐसे पॉइंट पे ले आऊं कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस हो गई, रेडियस का मतलब क्या है, त्रिज्या। तो जब भी किसी सर्कल की त्रिज्या को अगर मैं 0 कर दूं कि 0 त्रिज्या मतलब इसको रेडियस लेस, मतलब यहाँ पर इसमें कुछ भी रेडियस ना बचे, जब भी इस सर्कल की अगर रेडियस में अगर 0 कर दूंगा तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 0। तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, आपका बिंदु कहलाता है। और इसी को आपका यहाँ पर लिख रखा है कि 0 त्रिज्या का सर्कल ही क्या कहलाता है, आपका पॉइंट कहलाता है। मतलब सर्कल विच इज हैविंग 0 रेडियस, ठीक है, ये सर्कल विच हैव 0 रेडियस इज कॉल्ड आपका क्या, पॉइंट। तो ये चीज़ है जो आपको समझ में आई होगी कि बिंदु होता क्या है। एक्चुअली आपको पता है, आपने ये बिंदु बना दिया तो इस बिंदु की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि बिंदु एक्चुअल में होता क्या है। तो 0 रेडियस वाला सर्कल ही क्या कहलाता है, 0 रेडियस वाला सर्कल ही आपका कहलाता है बिंदु। ये आपके माइंड में आपको चीज़ याद रख लें, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट होता है कि इसकी जो है डायमेंशन लेस होता है। बिंदु जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब इस पॉइंट की आप कोई भी विमा नहीं बता सकते। डायमेंशन का मतलब क्या है, विमा जैसे क्या होता है आपको पता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इस तरीके से जो होती है, ये जो होती है लंबाई को आप जैसे एल लेंथ वगैरह लिखते हो, ऐसे आप विमाएं लिखते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, ना ही इसकी लंबाई होती है, ये जो पॉइंट है इसकी ना ही लंबाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। तो आप ये आपको जब भी अगर कहीं पर आए, क्वेश्चन में अगर आए या कहीं ऑप्शन में आपको दे रखा हो कि मतलब पॉइंट क्या है, तो आप ये बता सकते हैं, इसकी एक विशेषता आप बता सकते हैं कि ये क्या है, डायमेंशन लेस फिगर है। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट होता है इसकी एक यूनिक लोकेशन होती है कि ये अगर यहाँ पर मैंने पॉइंट बना दिया है तो इसकी एक यूनिक लोकेशन का मतलब क्या है, यूनिक लोकेशन का मतलब क्या है कि इस जगह आप दूसरा पॉइंट नहीं बना सकते, इस जगह पर आप दूसरा पॉइंट नहीं बना सकते। अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर ये पॉइंट ए ही रहेगा कि इसने अपनी जगह क्या कर ली है, फिक्स कर ली, ठीक है। इस पॉइंट ने अपनी जगह यहाँ पर फिक्स कर ली है। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। इस मतलब पॉइंट का मतलब भी वही है कि इस बिंदु में, जो बिंदु होता है मैथ्स में, उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। क्या क्या कि जो बिंदु होता है वो क्या होता है कि एक सर्कल जिसकी त्रिज्या क्या हो, 0 हो। सेम मतलब आपको यही याद रखना है कि एक सर्कल जिसकी त्रिज्या 0 हो वो बिंदु कहलाता है, ठीक है, पॉइंट कहलाता है। फिर पॉइंट की कोई भी आपकी डायमेंशन नहीं होगी, विमा नहीं होगी, मीन्स ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी, और जो भी विमाएं बनती है वो इसमें कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। फिर इसकी एक यूनिक लोकेशन होगी, जैसे अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर पॉइंट ए ही रहेगा। फिर अगर आपने यहाँ पर पॉइंट बी लिखा है तो यहाँ पर आप पॉइंट बी ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पॉइंट सी नाम दे दे, पॉइंट डी नाम दे दे। ये एक यूनिक लोकेशन, मतलब इसकी एक खुद की एक यूनिक लोकेशन होती है कि एक जगह अगर ये बिंदु है तो इसकी जगह आप दूसरा बिंदु नहीं बना सकते, ठीक है। आपको बिंदु पता चला। उसके बाद आगे चले कि लाइन क्या होती है। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया है कि बिंदु होता है जिसकी एक यूनिक लोकेशन होती है। जैसे ये एक बिंदु है, फिर इसके पास एक बिंदु है, फिर इसके पास एक बिंदु है। ऐसे जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी रेखा को ही क्या बोलते हैं, आप रेखा बोलोगे। मतलब अनंत बिंदुओं को जब आप इस प्रकार से ऐड करोगे तो आपको पता है कि एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, और इसको ही क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे, लाइन बोलोगे या रेखा बनोगे। तो अनंत बिंदुओं को आपका लिख रखा है कि अनंत बिंदुओं के एक ग्रुप को लाइन कहा जाता है। क्या को, अनंत बिंदुओं के एक ग्रुप को, जब अनंत बिंदुओं को आप शामिल कर दोगे तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, उसको लाइन कहा जाता है। और इस लाइन में जैसे बिंदु को अगर देखा था तो बिंदु में डायमेंशन लेस था। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है कि ना ही लंबाई थी, ना ही इसकी हाइट थी, ना ही इसकी विड्थ थी, मतलब इसमें कुछ नहीं था, इसकी विमा डायमेंशन लेस था ये। बट लाइन में क्या होता है आपको पता है, लाइन में एक होगा लंबाई, ठीक है। लाइन में क्या होगा, लंबाई। लाइन में क्या होता है तो आप बता देंगे, लाइन में क्या होता है, लंबाई। तो लाइन जो होती है उसकी विमा होती है, क्या होती है, लेंथ। लंबाई को काई से लिखते हैं आप, एल से। मीन्स
अगर लंबाई को आप विमा में बताएंगे तो काई से बता सकते हैं, लंबाई को काई से बता सकते हैं, मीटर से, ठीक है। मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, तो इस तरीके से आप लाइन की एक विमा होती है, क्या होती है, लंबाई, और उसको आप मीटर सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि लाइन क्या है, अनंत बिंदुओं का एक ग्रुप है लाइन। लाइन एक जो है डायमेंशनलेस फिगर नहीं है, इसकी एक डायमेंशन होती है, क्या होती है, लंबाई होती है। और लाइन को दर्शाने का तरीका क्या है, तो लाइन अगर है आपके पास, जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन को आप हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। जैसे अगर ये P है, ये Q है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, लाइन PQ, ठीक है, लाइन PQ क्या बोलेंगे आप, लाइन PQ। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं लाइन AB, ऐसे नहीं, इसको हमेशा कैसे लिखोगे आप, कैपिटल लेटर से P एंड Q, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो है माइंड में अच्छे से रखना है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन पर आओ तो अच्छे से वहाँ पर ये चीज़ें आपको पता रहे, ठीक है। फिर अगर इसी लाइन को आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको मान लो कि ये लाइन L है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइन L, ठीक है, लाइन L। तो आपको दो तरीके हैं लाइन को दर्शाने के, कि या तो इसको पूरे को आप इसकी लंबाई मान लो L और इसको नाम दे दो लाइन L, या फिर आप इसको ले लो कि लाइन PQ, P से Q तक, ठीक है। तो लाइन में मैंने आपको क्या क्या बताया है कि लाइन की एक विमा होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, उसको क्या बोलते हैं आप, लाइन। और इसको इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। फिर आगे चलना है आपको कि इसके बाद आपको पढ़ना है रे का मतलब क्या होता है, किरण, ठीक है। किरण क्या होती है, जो सूर्य की किरणें आती है, इस तरीके की किरण नहीं। किरण का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन होती है, भी लाइन ही है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड। स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो क्या रहता है, इसका फिक्स। तो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट वाली एक रेखा ही क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। अब आपको पता है कि अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये फिक्स है, तो ये एक दिशा में चलेगी इस तरीके से, या तो ये इधर चलेगी या इधर चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों दिशा में चल रही है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, ऐसी रेखा को ही क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, रे। तो इसको आप इस तरीके से दर्शा सकते हो कि अगर इसको दर्शाना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रे P Q, और ये P से किधर जा रही है, Q की तरफ, ठीक है। ये P है, ये Q है, तो ये क्या हो जाएगी, रेखा P Q, और P से किधर जा रही है, ये अगर इसके ऊपर P Q के ऊपर ये अगर साइन है, तो ये P से Q की तरफ जा रही है। और अगर ये ऐसे होता, रे Q P, और इसके ऊपर अगर ये साइन होता तो ये Q से P की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आपको दो तीन चीज़ें जो बेसिक याद होनी चाहिए। इसमें भी क्या होती है, इसकी एक डायमेंशन होती है, क्या होती है, वो क्या होती है, डायमेंशन, तो आप बता दोगे वो होती है लंबाई, ठीक है। तो मैंने आपको बिंदु बताया है, रे बताया है, आपको लाइन बताई है। अब इसके बाद जो है आपको कुछ एडवांस में जो चीज़ें हैं वो समझनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंगल। अब एंगल क्या होता है, एंगल को आपको समझना है कि एंगल क्या होता है, कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं, या दो रेखाओं के बीच जो कोण होता है। जैसे ये दो रेखा है आपके पास, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच ये जो कोण बन रहा है, ये मान लो ये थीटा बन रहा है, या आप इसको ले लो कि मान लो 30 डिग्री बन रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ पहले, कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को एंगल बोलते हैं। ये तो आपने इसकी डेफिनेशन देखी, बट एंगल एक्चुअल में होता क्या है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो एक जो लाइन के ऊपर जो पूरा जो एंगल बनता है, ये जो पूरा एंगल बनता है, ठीक है, ये एक बिंदु के ऊपर, मतलब एक जो सर्कल होता है पूरा, इसको कितना माना गया था, जब कोण बनाने की शुरुआत होती है, तो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो एक बेस मान के चलते हैं, ठीक है। एक बेस मानकर हमेशा चलना पड़ता है। तो बेस क्या माना था, जब भी एंगल डिस्कवर किए गए थे, तो बेस माना था कि एक पूरे सर्कल को क्या लोगे आप, 360 डिग्री मानोगे, ठीक है। ये बेस माना गया था, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू कहीं से डिराइव की हुई है, ये चीज़ मानी गई है कि इस 360 डिग्री के ये जो सर्कल बन रहा है, इसको आप क्या मानोगे, तो इस एक पॉइंट पर पूरा अगर आप एक सर्कल खींच देते हो, तो इसको क्या मानोगे आप, इसको मानोगे कि 360 डिग्री एंगल है। तो इसके जब आप 4 हिस्से करोगे, इसके अब अगर आप 4 हिस्से करोगे, कि जैसे आपने 4 हिस्से किए, तो आपको पता है कि अगर ये 360 डिग्री का था, तो ये भी 90 बचेगा, ये भी 90 बचेगा, ये भी 90 बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इन 90 की ये क्या हो गए, ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता चलेगा यहाँ से, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्या होगी, लंबवत रेखा होगी, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, दो रेखाओं के बीच क्या है, झुकाव। जैसे इसी को अगर मैं आपको समझाऊं
कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर इस एंगल के मैं क्या करूँ 90 टुकड़े करूँ, ठीक है 90 बराबर टुकड़े करता हूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दो ऐसे कितने टुकड़े करता हूँ मैं, 90 टुकड़े में कहाँ पर पहुँचूंगा यहाँ, ठीक है 90 बराबर टुकड़े करूंगा, इधर से नापते नापते आऊंगा तो मैं यहाँ पर पहुंचूंगा। तो उस 90 टुकड़े के अगर मैं 30 टुकड़े लेता हूँ, जैसे यहाँ तक 30 टुकड़े आएगा, वहां तक अगर मैं कोई लाइन खींच देता हूँ तो ये दो रेखा बन जाएगी और इसी के बीच जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलोगे आप 30 डिग्री एंगल। तो एंगल आपको समझ में आया होगा कि एंगल एक्चुअल में डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। तो एंगल जो है आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चली है 360 डिग्री, एक सर्कल को बोलेंगे, वहाँ से आपका ये इस तरीके से जो है सारे एंगल निकाले गए कि इधर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आप ऐसे सर्कल पार करके पूरा मतलब एक सर्कल बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं आप, दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलोगे एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहीं पर आपको समझना है क्या लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं क्या होती है ये आपको समझना है, या परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। ठीक है, लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर लाइन। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपका डायरेक्ट जो है लाइन एंड एंगल स्टार्ट होगा। तो ताकि बेसिक चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लंबवत रेखा है तो आप अच्छे से समझ जाओ कि लंबवत रेखा का मतलब क्या है। तो लंबवत रेखा का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन, जैसे ये लाइन है, इस लाइन पर अगर एक लाइन आप ऐसी ड्रॉन कर रहे हो, जैसे इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉन की, तो ये क्या हो एकदम स्ट्रेट हो। स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि जरा भी आड़ी टेढ़ी ना हो, ऐसे ना हो कि अगर आप जैसे लाइन बना रहे हो इसके ऊपर तो ये ऐसी ना हो, ये ऐसी ना हो, ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन आपने ली है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है तो वहाँ पर कितना एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जब भी दो लाइनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, जब भी इन दो लाइनों के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो लाइन कौन सी होगी आपकी, कौन सी लाइन होगी, लंबवत रेखा होगी या परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, यहीं पर आप समझ के चलें कि दो लाइनों के बीच डिस्टेंस क्या हो सकती है। जैसे मैं दो लाइन खींच रहा हूँ, ये जो दो लाइन खींची है मैंने, इनके बीच अगर एक लंबवत रेखा आप खींचोगे, इनके बीच अगर एक लंबवत रेखा आप खींच देते हो कि ये कितने की हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो इनके बीच अगर ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहे कि ये भी एच रहे, ये भी एच रहे, ये भी एच रहे, मतलब इस तरीके से डिस्टेंस रहे कि ये एक स्ट्रेट लाइन इनके बीच हमेशा कॉमन चलती रहे, तो इन्हीं रेखाओं को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। ठीक है, अगर आपको बताना है कि समांतर रेखाएं क्या होती है तो आपको ये समझना है कि आपको हाइट क्या होती है। तो हाइट का मतलब क्या होगा कि हाइट का मतलब कि ये अगर लाइन है और एक लाइन ये है तो इनके बीच आप एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दो। ऐसा नहीं कि एक टेढ़ी लाइन इधर खींच रहे हो, इसकी हाइट नाप रहे हो, ऐसे लाइनें खींचकर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। कौन सी, एक स्ट्रेट लाइन, जिससे आपको पता चले क्या कि इसके बीच कम से कम दूरी कितनी हो सकती है, कितनी कम से कम दूरी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लाइन खींचते हो ऐसे तो ये कम से कम दूरी होगी नहीं, ये दूरी इस लाइन से ज़्यादा होगी। तो आपको हमेशा, अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनके बीच कम से कम दूरी कितनी है, तो कम से कम दूरी को ही आप क्या बोलोगे, हाइट। और इन्हीं रेखाओं के, जब दो रेखाओं के बीच, जैसे ये रेखा एक है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो इन लाइनों के बीच जब एक दूरी जो है वो कांस्टेंट रहे कि ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में अगर दूरी कांस्टेंट है कि ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, तो ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, पैरेलल लाइन होगी। ये आपको साथ साथ में समझ के चलना है कि पैरेलल लाइन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान रहे। ठीक है, आगे भी आप जाओगे तो इसी प्रकार से एच रहेगी, आगे जैसे इसको बढ़ाओगे तो एच क्या रहेगी, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा एच। और इसी पर अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो जैसे रेल की पटरी होती है जिनके बीच की हमेशा डिस्टेंस क्या रहती है, समान रहती है, कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, तो वो समान डिस्टेंस अगर है तो वो हमेशा क्या होगी, एच। ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर मिनिमम है, कम से कम ली है, तो आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि लाइन तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे और हाइट नाप सकते थे, बट हाइट का मतलब है कि आप क्या, हाइट का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी रेखा खींचो जिनके बीच एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, या दूरी क्या हो, कम से कम। और कम से कम दूरी कब आएगी, कम से कम दूरी कब आएगी,
तो आप बता देंगे कि कम से कम दूरी आएगी जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। और जब भी आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, तो आप बता दोगे 90 डिग्री एंगल। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, लंबवत रेखा बताई है मैंने आपको, पर समांतर रेखा भी बता दी यहाँ पर, ताकि आपके कंफ्यूज ना रहो आपकी समांतर रेखा होती क्या है। समांतर रेखा वो रेखा होती है जिनके बीच की, दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट या एक समान रहे, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है एंगल, मैंने आपको बताया है आपको। तो एंगल में होता है, दो एंगल होते हैं, एक तो होता है कोटिपूरक, कोटिपूरक या इसी को बोलते हैं पूरक कोण, जैसा यहाँ पर लिख रखा है पूरक कोण, और एक होता है आपका समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण। ये आपको समझना है, ये बेसिक आपका यहाँ से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे इस टॉपिक से, ठीक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे, ये मान के चलें कि अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो समपूरक और पूरक कोण होता क्या है ये आप समझे कि मैंने आपको लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं कोटिपूरक या पूरक कोण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल लिख रखा है इसी को बोलते हैं पूरक या कोटिपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसका मतलब क्या है कि जैसे एक 90 डिग्री का क्या है, एक जो है ये दो लंबवत रेखा है, आपको मैंने अभी बताया कि लंबवत रेखा क्या है, ये इस प्रकार से, जब दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री की, ये अगर आप अल्फा ले रहे हो, ये अगर आपने थीटा लिया है, तो अल्फा प्लस थीटा अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब जैसे अगर मैं आपको ले रहा हूं कि ये अगर एंगल 45 डिग्री का है तो आप बोलोगे कि इस 45 डिग्री का आपको क्या निकालना है, पूरक कोण निकालना है। तो आपको क्या बताया है मैंने कि जब दो कोण का योग क्या हो 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री, तो उसी को आप क्या बोलोगे, पूरक कोण, ठीक है, उसी को क्या बोलोगे आप, पूरक कोण। तो आपको पता है कि 45 डिग्री में और क्या जोड़ोगे, 90 आएगा, तो आप बता दोगे 45 में 45 जोड़ूंगा 90 आएगा। तो इसका पूरक कोण क्या आ जाएगा, 45 का कोटिपूरक, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी बोले वो क्या आ जाएगा, तो वो आप बता दोगे कितना आ जाएगा कि एक एंगल आप मान ले ये 45 माना आपने, प्लस थीटा मान लिया आपने, ये 90 आना चाहिए, दोनों का सम क्या आना चाहिए 90। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, या डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि 45 ऐड करने पर 90 आएगा, ठीक है। पूरा अगर आपको करना है, शौक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब भी दो एंगल के बीच का, जैसे अगर आप ये ले रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री का आप मेरे को पूरक कोण बताओ, तो आप बता देंगे कि 30 डिग्री का पूरक क्या आएगा कि जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो 30 में क्या जोड़ोगे, 90 आए, तो 30 प्लस 60 आपका कितना होता है 90, मतलब 30 का पूरक कितना है 60, और 60 का पूरक कितना है 30, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। पूरक कोण वह कोण होते हैं जिनका सम क्या होता है, सम क्या होता है 90 डिग्री। जब भी दो कोणों का, तीन कोण नहीं लेने हैं, क्या लेने हैं आपको, दो कोण। जैसे ये है, ये अगर अल्फा है और ये थीटा है, तो अल्फा प्लस थीटा आपका क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस थीटा अगर आपका 90 डिग्री है, तो उन्हीं कोणों को क्या बोलेंगे आप, उन्हीं कोणों को क्या बोलेंगे आप, तो आप बता देंगे अल्फा प्लस थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तो उनको पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया। और जब ये अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, तो ये क्या होगी, लंबवत रेखा होगी। इस एंगल से, यहाँ से अगर बेस मान के चल रहे हैं, ये अल्फा, इसमें प्लस थीटा करेंगे, तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर, ये कौन सा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, इसलिए ये जो लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी, तो आप बता देंगे लंबवत रेखा, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे दर्शा रखा है। फिर आगे चलोगे आप, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझना है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया, अब आपको समझना है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये आपको समझना है कि जब दो कोणों का योग, जैसे अल्फा प्लस थीटा अगर ले रहे हो, तो इनका योग क्या हो 180 डिग्री, इनका योग क्या हो 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उन दोनों कोणों को क्या बोलोगे आप, एक दूसरे के पूरक बोलोगे। जैसे अगर मैं 20 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका मेरे को पूरक बताओ, तो पूरक तो आप बता देंगे कि इसका पूरक क्या होगा। पूरक क्या होगा, पूरक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि इसका पूरक क्या होगा। पूरक आप बता देंगे कि 70 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 90 है, तो वो कौन से कोण कहलाएंगे, पूरक कोण। बट आपको समपूरक पूछ ले कि इस 20 का समपूरक बताओ, तो मैंने आपको बताया कि समपूरक का मतलब ये है कि जब दो कोणों का योग क्या हो, जब दो कोणों का योग हो 180 डिग्री, तो आप ये बता देंगे कि 20 डिग्री अगर पूरक कोण है, 20 डिग्री अगर कोण है, तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा कि 20 प्लस 160 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 प्लस 160 करोगे तो 180 आ जाएगा। मतलब 20 का समपूरक कितना हो गया,
20 का आपका जो संपूरक हुआ वो कितना हो गया 160, और 160 का अगर संपूरक पूछे तो वो कितना हो जाएगा 20। दोनों एक दूसरे के संपूरक है, ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है, सम जो है वो क्या आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए 180। जैसे अगर मैं दे रहा हूँ कि ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल मान लो आपका 100 डिग्री है, ये एंगल आपका 100 डिग्री है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 100 डिग्री एंगल का आप क्या बताओ, इस 100 डिग्री के एंगल का आप बताओ संपूरक कोण, तो आप बता देंगे कि इसका संपूरक कितना होगा, ये जो कोण बचा होगा ये कितना होगा 80, क्योंकि आपको ऐसे आपको पता है कि जब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, जैसे ये अल्फा है, जैसे ये थीटा है, इसलिए जब दो भी कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो 180 डिग्री पर कहाँ बनता है एंगल, 180 डिग्री वहाँ बनता है जहाँ एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। जहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। क्यों बनता है ये जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा रहूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा, बट आप अभी ध्यान रखें कि ये जो स्ट्रेट लाइन इसीलिए बनी है ताकि 180 डिग्री अगर सम हो रहा है, यहाँ पर ये अल्फा प्लस थीटा का सम अगर 180 हो रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसीलिए मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप जो है आप क्या बोलोगे कि 100 डिग्री अगर एंगल है तो इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री बताना है तो आपको बताया कि सप्लीमेंट्री में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तो आप बता दोगे 100 प्लस कितना होगा 80 कितना होगा 180, ठीक है। तो 100 का जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा मतलब संपूरक कोण आ जाएगा आपको कितना, सप्लीमेंट्री जो एंगल आ जाएगा 100 का आपका सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा तो आप बता दोगे 80, ठीक है। 80 डिग्री जो होगा 100 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा या संपूरक कोण होगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आज मैंने आपका पॉइंट से स्टार्ट किया था, फिर मैंने लाइन बताई है, फिर रे बताया है, फिर एंगल बताया है कि एंगल एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो आप अगर सिंपल बोलोगे तो दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, बट आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्या था। फिर उसके बाद आपको मैंने जो है वो लंबवत रेखा बताई है, समांतर रेखा भी मैंने बताई है। जब दो रेखाओं के बीच की दूरियां कर रहे हैं समान रहे तो उन्हीं को समांतर रेखा बोलते हैं। फिर आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताए हैं। तो आपको मैं यहाँ से एक जो है रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि पूरक और संपूरक कोण के बीच क्या रिलेशन होता है, उसका आपको रिजल्ट अच्छे से समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का रिलेशन आपको समझना है कि अगर मैं एक एंगल ले रहा हूँ थीटा, एक एंगल मैंने लिया कि मान लो ये थीटा है, तो इसका आप पूरक बताओ, तो पूरक क्या बताएंगे आप, इसका पूरक क्या होगा और इसका संपूरक क्या होगा, ये दोनों मेरे को बताओ कि एक एंगल अगर थीटा है तो इसका पूरक क्या होगा और संपूरक क्या होगा। तो आप बता दोगे कि एक एंगल अगर थीटा है और पूरक का मतलब है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो एक एंगल अगर उसमें से थीटा है तो एक क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा 90 में से घटा दो तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। उसी प्रकार अगर आपको संपूरक बताना है तो आप क्या बता दोगे 180 डिग्री माइनस थीटा। जैसे अगर मैं एक एंगल 20 डिग्री ले रहा हूँ और इसका बोल रहा हूँ कि मेरे को पूरक बताओ, तो पूरक आप कैसे बताओगे 90 माइनस 20 कर दो, 90 माइनस 20 करोगे तो 70 आएगा, सिंपल। 70 और 20 कितना होता है 90 होता है, सिंपल। तो आप ये बता सकते हो कि अगर मैं एंगल ले रहा हूँ, जैसे मैंने 60 डिग्री लिया है तो इसका पूरक आप बता देंगे कितना 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 कितना होता है 90। उसी प्रकार इसका संपूरक कितना बता देंगे 60 का 120 डिग्री, ठीक है, कितना 120, क्योंकि 180 माइनस थीटा की वैल्यू अगर मैंने 60 ली है तो 180 माइनस थीटा मतलब 60 करेंगे तो 120 आपका बचेगा। उसी प्रकार अगर मैं इस थीटा की वैल्यू अगर 70 डिग्री लेता हूँ और इसका पूरक पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ आपसे, पूरक कोण, तो आप बता दोगे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 70 कितना कर दोगे आप 20 डिग्री, और उसी प्रकार इसका संपूरक कितना कर दोगे आप 110 डिग्री। तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट समझना है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है आपके। वो क्या होता है कि पूरक कोण और संपूरक कोण के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे, इनके बीच का अगर आप अंतर देखोगे, डिफरेंस अगर देखोगे, तो ये क्या होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, कि 110 माइनस 20 करोगे कितना आएगा आपका 90 आएगा, 120 माइनस 30 करोगे तो आपका कितना आएगा 90 आएगा। उसी प्रकार 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा करोगे तो आपका कितना आएगा, ये माइनस अगर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे ऐसे 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा करोगे तो आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस करना आता होगा आपको, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये कितना आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, 180 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। मतलब आपको एक रिजल्ट समझ में आया है, वो रिजल्ट क्या है कि हमेशा
पूरक कोण संपूरक कोण से कितना छोटा होता है तो 90 डिग्री छोटा होता है, या संपूरक कोण पूरक कोण से कितना बड़ा होता है तो हमेशा 90 डिग्री का क्या होता है, बड़ा होता है, या पूरक और संपूरक के बीच का अंतर कितना होता है तो आप बता दोगे कि पूरक कोण और संपूरक कोण के बीच का अंतर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जो मैंने आज जो आपको बताया है पूरक और संपूरक कोण, इसका बेसिक मैंने बताया है। पूरक कोण होते क्या है, संपूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये मैंने चीज़ें बताई है। इसके बीच का डिफरेंस बताया आपको कि पूरक कोण जैसे 20 डिग्री दे रखा है तो इससे आप डायरेक्ट इसका संपूरक कोण भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी एंगल का पूरक आपको दे रखा है कि 20 डिग्री है, मान लो एक्स कोई एंगल है, इसका अगर पूरक दे रखा है तो आप इसका एंगल तो निकाल ही सकते हैं, पूरक कोण अगर 20 है तो एंगल भी निकाल लेंगे, बट डायरेक्ट आपको संपूरक निकालना है तो आप क्या बता देंगे कि 120 का जो है संपूरक कितना होगा, 90 + 20 कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा पूरक कोण जो होता है संपूरक कोण से 90 डिग्री छोटा होता है, या संपूरक कोण जो है वो पूरक कोण से 90 डिग्री बड़ा होता है। क्यों होता है ये सारा मैंने आपको अच्छे से समझाया है यहाँ पर वैल्यू लेकर भी, और ये थीटा के फॉर्म में भी समझाया। ठीक है, क्योंकि पूरक कोण इस तरीके से क्यों आया था, क्योंकि ये 90 - थीटा क्यों आया था तो आप बता देंगे, क्योंकि दो कोण की अगर वैल्यू अगर दो कोणों का अगर सम 90 डिग्री है तो वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, और दो कोणों का अगर सम 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक। तो ये अगर थीटा था तो ये 90 - थीटा आया था, और ये क्या आया था 180 - थीटा। तो ये पूरा बेसिक था जो मैंने आज आपको समझाया था। मैंने आज आपको पूरी अपनी बताई थी कि रणनीति किस प्रकार से अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे पूरी, और इसी में मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस किए कि ये पॉइंट पढ़ने हैं, और फिर मैंने आपका बिंदु से स्टार्ट किया है। बिंदु क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, आपका एंगल कैसे बनता है, दो रेखाओं के बीच के कोण को एंगल बोलते हैं, एंगल की शुरुआत कैसे हुई थी वो मैंने बताया, आपकी लाइन पर लंबवत रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, ये आप नोट डाउन भी कर लें कि समांतर रेखाएं जो होती है वो क्या होती है कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहे, समान रहे, जैसे ये रेखाएं तो इनके बीच की दूरी समान h रहे तो उन्हीं को क्या बोलेंगे आप, समांतर रेखाएं बोलेंगे। फिर आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल बताए हैं, और कल की क्लास में इसी के ऊपर जो इसके बेस्ड ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो है अच्छे से इसको समझे और पढ़ने का ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मेरा प्लान तो था कि अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आपको अच्छे से पूरे करवा दिया जाए, ताकि लाइन एंड एंगल अपन स्टार्ट करें। ठीक है, बट जो है गर्मी बहुत है अभी, तो गर्मी में जो है यहाँ पर क्लास अभी लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है और ज़्यादा, तो आप समझने का ट्राई कर रहे होंगे कि मैं जो है इसका टाइम जो है मैं चेंज करूँगा, सुबह से आपकी जो क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा, ताकि हमें भी एक सूटेबल टाइम मिल जाए और आपका भी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर ज्यामिति का मतलब क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, और आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो ये तो 100% श्योर मैं बता दूं कि आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में पढ़ाई जाएगी और आपको समझ में आएगी। ठीक है, आपने आज से पहले कहीं पर भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, आपने अगर पढ़ा भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप पढ़ा है तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिनको भी पढ़ना है उनको बताएं और हमें सपोर्ट करें। ठीक है।